हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा जी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने इसका चैप्टर नंबर 36 जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ रीसेंट क्राइसिस सिंस 2008 उसे प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। अब हम यूएस की दो क्राइसिस के बारे में, जो भी 2008 में एक आई थी और 2011 में एक आई थी, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। फिलहाल एक चीज़ समझिए कि चैप्टर नंबर 35 में मैंने आपको वहाँ पे इतना इलेबोरेट करके नहीं दिया था। देन टू मैंने बहुत अच्छे से 2008 में क्या वजह थी आखिरकार यूएस क्राइसिस आने की, बेस से लेके एंड तक सब समझाया है। तो यहाँ पे हम बार बार उसको डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे भी वैसे भी सेम चीज़ लिखी है कि हमने पहले वाले चैप्टर में 35 में अच्छे से समझा है। चैप्टर का नाम क्या है? वही मेल्ट डाउन वाला जो चैप्टर है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा ऊपर ऊपर से समझते हैं, चीज़ों को समझते हैं। और आप सारे चैप्टर्स को पढ़ना है तो प्लीज़ एक एक करके पढ़ते हुए आइएगा, जंप मत करिएगा। क्लियर? देखिए, हमने ये चीज़ तो जानी कि यूएस की जो इकोनॉमी है ना, यहाँ पे क्राइसिस देखने को मिलती है। और लेकिन एक खास बात भी है, वो ये कि यूएस हमेशा इन क्राइसिस से अपने आप को बहुत जल्दी उबार लेता है, बाहर निकाल लेता है। इसी वजह से यूएस के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा भी करते हैं इन्वेस्टर्स और दूसरी कंट्रीज। अब देखो, अब बेसिक समझते चीज़ें। हाँ, तो जो यहाँ पे सबसे बड़ी इकोनॉमी है वही यूएस है। और यहाँ पे दो मेजर क्राइसिस देखने को मिली हैं रीसेंट टाइम में, एक 2008 में और एक 2011 में। हम्म? एक तो पहले ही आई थी, वो तो 1929 से 33 ग्रेट डिप्रेशन, वो तो बहुत भयानक रहा था। उसके बाद देखें तो इस वक्त देखने को मिला यहाँ पे मामला गड़बड़ जो हुआ। अब 2008 की क्राइसिस तो हमने आपको बताया कि ये फाइनेंशियल सेक्टर क्राइसिस थी। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा डेप्थ दे दिया गया था, है ना। मैंने आपको बताया था उस समय कि कैसे सब प्राइम बोरोवर्स पहले डूबे और उसके बाद उनको देखा देखी प्राइम बोरोवर्स ने भी पैसे देना बंद कर दिया, और किस तरह से इतना नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक साथ हो गया और सब डूबने लग गया। आइसलैंड कंट्री बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई थी क्योंकि इसने बहुत मात्रा में इन्वेस्ट किया था। इंडिया के बारे में भी हमने लास्ट चैप्टर में बताया कि इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन खास नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ का एक बैंक आईसीआईसीआई, इसका इन्वेस्टमेंट था उस समय, लेकिन इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बच गया चीज़ें। हमारे यहाँ के इंस्टीट्यूशंस फेल नहीं हुए। तो ये सब हमने डिस्कस करा है पहले, तो इतना कोई परेशान होने की बात है भी नहीं। अब यहाँ पे इतना ही बताया जा रहा है धीमे धीमे कि पूरा इतना ओवर डेप्थ दिया गया फाइनेंशियल डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, हमने सब पहले डिस्कस करा है कि भाई ऐसे प्रोडक्ट्स जो अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं अंडरलाइन फाइनेंशियल असेट से, काफ़ी रिस्की होता है। और जैसे मान लो कोई कमोडिटीज से, कोई बॉन्ड से, है ना, कोई एक्सचेंज रेट समझ लो, ऐसे ही सब डिपेंड करता है, सब डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। और हमने डीपली समझा है चीज़ों को, तो हम बार बार इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपका हमारा दोनों का टाइम ना खराब हो। अभी देखो, सब कुछ मैंने बताया कि सब मिल गया था आपस में। फाइनेंशियल सेक्टर जो है काफ़ी ब्रॉड हो गया था। उसके अंदर काफ़ी चीज़ें आ रही थी कि भाई बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक, पेंशन, इंश्योरेंस फंड्स, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो क्राइसिस का मेन कारण रही। उसके बाद हेज फंड्स, है ना, सारे के सारे एक दूसरे के साथ कुछ इस तरह से मिल गए थे कि पता ही नहीं चल रहा था कि किसका किस में ट्रेड हो रहा है, किसके हाथ में है, किस तक पहुंच रहा है, कौन होल्डर है प्रोडक्ट का, किसका प्रोडक्ट है, कुछ नहीं समझ आ रहा था, है ना, सब कुछ। क्यों? रीजन ये था कि देखो, ट्रेडिंग कुछ इस तरह से हो रही है जो जिसका कोई रेगुलेटर नहीं, मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे तो ट्रेडिंग हो नहीं रही है। और जब ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पे होती है तो आप भी और हम भी दोनों जानते हैं कि रेगुलेटर होता है, प्रॉपर देखा जाता है, सुपरवाइज किया जाता है उसको, क्या ऊपर क्या नीचे हो रहा है। लेकिन अगर इस तरह से ट्रेडिंग हो रही है ओवर द काउंटर, जो कि आपका स्टॉक एक्सचेंजेस के बाहर है, तो फिर क्या है, कुछ नहीं, पता ही नहीं है। और जहाँ पे वैसे ही तो यूएस की सरकार के साथ भी हुआ, ये सब कुछ कोलैप्स हो गया, तब पता चला इनको। क्यों? क्योंकि कोई रेगुलेशन ही नहीं था प्रॉपर। समझे? तो यही मेन बात थी, और ये सब हमने अच्छे तरीके से, ग्लोबल मेल्ट डाउन लास्ट चैप्टर है ना, सब कुछ हमने समझा है। अभी देखो, 2011 की क्राइसिस के बारे में समझते हैं, है ना। ये एक फिस्कल क्राइसिस थी। अब आप बोलोगे फिस्कल क्राइसिस क्या होता है मैम? ठीक है, इसमें क्या हुआ कि 2008 के बाद भाई वापस से रिवाइव करने के लिए इकोनॉमी को सरकार ने पैसा खर्चा करना शुरू करा वहां की। इतना खर्चा करा, इतना खर्चा करा, इतना खर्चा किया कि डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा हो गया।
है ना, मतलब डेफिसिट टू जीडीपी जो है ये डबल डिजिट में पहुंच गया था एक 10 सालों के भीतर ही, इतना बड़े लेवल पे। ठीक है, अब और खर्चा सोशल सिक्योरिटी पे कर रही थी यूएस की सरकार। साथ में भाई 2008 की क्राइसिस ने सोने पे सुहागे का काम किया और मैटर खराब कर दिया। ठीक है, रिसेशन के टर्म में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जा रहा था, यूएस के अंदर हिस्ट्री का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट रहा था। तो और ज़रूरत थी कि सरकार और पैसा खर्चा करे, कि भाई फिर से होता क्या है ना, अगर ऐसे समझो, अब आप कह रहे हो, आप सोच रहे होगे कि मैम ऐसे क्यों बोलती हैं, पैसा खर्चा करे पैसा खर्चा करे। देखिए, अगर मार्केट में लिक्विडिटी एकदम सूख जाए, कुछ ना बचे, तो भी बहुत दिक्कत का कारण है। लोग गरीब हो जाएंगे, लोगों के पास काम करने को पैसा नहीं होगा, सब एकदम गरीब होते चले जाएंगे और सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। एक्सेस लिक्विडिटी भी दिक्कत है और ना लिक्विडिटी भी दिक्कत है। अब अगर लिक्विडिटी है ही नहीं, मार्केट में पैसे ही नहीं है, जैसे आज इंडिया की हालत हो रखी है, तो सरकार स्पेंडिंग करती है कि भाई मार्केट में किसी तरह से पैसा आए। अब मान लो किसी प्रोडक्शन वाले को तब पैसा मिला, उस तो उसने प्रोडक्शन करना शुरू करा, तो फिर वापस से लोगों को सैलरी मिली, तो लोगों ने खर्चा करना शुरू करा, तो वापस से रिवाइव होती है इकोनॉमी। समझे? तो 2008 के बाद और पहले से भी यूएस की सरकार खर्चा करती जा रही थी, ताकि भाई किसी तरीके से इन सब चीज़ों से, वहाँ का जो अनएम्प्लॉयमेंट था, वहाँ जो दिक्कत थी, उन सबसे बाहर आया जा सके। और सेम टाइम में जो टैक्सेस थे, इनको कभी रिवाइव करा ही नहीं गया। समझ रहे? इसको वापस से रिव्यू करा ही नहीं गया, देखा ही नहीं गया कि कितने टैक्सेस बढ़े, कितने नहीं हुए, टैक्सेस को रिव्यू करा ही नहीं गया। विद टैक्स रेट वर्चुअली अनचेंज, ठीक है, वो ये बदलाव रहा ही नहीं, टैक्स रेट जो जो थे वही चलते रहे। और यहाँ पे जानते 2008 की क्राइसिस के बाद थे, टैक्स रेट को और कम कर दिया था। हमने सब कुछ समझा है, सब कुछ समझा है चैप्टर नंबर 35 में, कि टैक्स रेट को क्यों कम करा गया था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, सब समझा है कि कैसे हमने ग्रोथ को वापस से रिवाइव करने के लिए टैक्स रेट को और कम करा था। और बाद में भाई टैक्स रेट को चेंज नहीं करा, रिव्यू नहीं करा, तो ये भी बहुत बड़ी कारण हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे बढ़ते गए और ये 2011 की क्राइसिस, डेप्थ क्राइसिस यहाँ जो है बनना शुरू हो गए। अब दिक्कत मालूम है कहाँ से आई? कि जो फिस्कल क्राइसिस तब हुई जब यूनाइटेड स्टेट्स ने, जो कैप होती है ना, सीलिंग लिमिट होती है एक, कि भाई इतना से ऊपर डेप्थ आप नहीं लोगे, तो ये 16.4 ट्रिलियन डॉलर की सीलिंग को भी क्रॉस करा, यहाँ तक आ गई। अब इसका मतलब ये था कि बाहर से कर्जा लेके अपने कर्जे को अब नहीं चुका सकते थे ये, मतलब बोरो करके नहीं दे सकते थे अपनी, जो इनको पे करना है अपने डेप्थ को। तो अब ये बात आई कि अगर हम यहाँ पे कैपिंग पे तो हैं, तो अब और हम कैसे लें, कैसे हम बोरो करके कर्जा लौटाएं? अब या तो फिर इस कैपिंग को रिवाइज करो, जैसे मान लो कह दिया है कि 16.4 ट्रिलियन डॉलर्स तक की आप बाहर से लेके और कर्जा लेके और अपना डेब्ट चुका सकते हो, तो या तो भाई इस कैपिंग को हटाओ। तो ये एक बात थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि फर्स्ट एवर डाउनग्रेड हुआ यूएस की रेटिंग का। तो अब देखो, जब जहाँ भी दिक्कत आती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हर कंट्री को रेटिंग मिल रखी हुई है ना। तो इन सब से क्या हुआ ना, कि पहली दफा डाउनग्रेड रेटिंग मिली यूनाइटेड स्टेट्स को बाय स्टैंडर्ड एंड पुअर ड्यूरिंग 2010 के टाइम पे। तो भाई हुआ क्या कि जो यूएस की सेनेट है ना, वहाँ सेनेट है ना, तो उन्होंने रियलाइज करा कि असल में दिक्कत है क्या, और वो एक रेजोल्यूशन लेकर आए कि इससे हम जो कैपिंग लगा रखी है इसे खत्म कर देंगे, बट यहाँ पे जो सरकार का स्पेंडिंग होगी, है ना, वो बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जाएंगे सरकार की स्पेंडिंग पे। ठीक है, तो स्पेंडिंग अच्छी होगी, टैक्सेस वगैरह के कंसेशंस वगैरह का रोल बैक किया गया कि भाई थोड़ा से यहाँ कम करो। ये सब कुछ दिसंबर 2012 से शुरू होने वाला था। ठीक है, तो ये एक रेजोल्यूशन आया जिससे क्या हुआ कि फिस्कल क्लिफ रिजल्टिंग इन अ फिजिकल क्लिफ। अभी फिस्कल क्लिफ क्या होता है ये समझ लो। देखो, फिस्कल क्लिफ एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें पर्टिकुलर सेट ऑफ फाइनेंशियल फैक्टर्स की वजह से कुछ डर होता है कि तुरंत ये एक सीवियर इकोनॉमिक डिक्लाइन होगा, और यही जो है रिजल्ट करा यहाँ पे भी ऐसा करने की वजह से। क्यों? क्योंकि सरकार यहाँ पे अपनी जो स्पेंडिंग थी वो रोक नहीं पा रही थी, खर्चा जितना करना था वो अपनी स्पेंडिंग नहीं रोक पा रही थी, और टैक्सेस वगैरह को रेज कर दिया गया। समझे? तो इससे क्या चीज़ें हुई कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, सरकार कैसे स्पेंडिंग जो है वो रोक दे। मार्जिनल ग्रोथ इकोनॉमी की, अगर हम ये सब देखें, तो इन द वेक ऑफ ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स एंड मार्जिनल ग्रोथ ऑफ यूएस इकोनॉमी, यूएस गवर्नमेंट हैड टू कट एक्सपेंडिचर। यूएस गवर्नमेंट को ये था कि उन्हें अपने 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स के जो एक्सपेंडिचर हैं वो अगले 9 सालों के पीरियड में 2012 के बाद से इनको कम करने थे।
तो अभी ऐसा समझो कि एक मोटा-मोटा ऐसे समझ लो कि जो यूएस की जो फिस्कल क्राइसिस रही, ये ख़त्म नहीं हुई, रिज़ॉल्व नहीं हुई, बट आप कह लो कि थोड़ा पोस्टपोन हो गई थी, है ना? और ये था कि फिस्कल क्लिफ जो है वो फिर से आएगा। खैर, धीमे-धीमे, धीमे-धीमे वक़्त के साथ-साथ अभी ये देखने को मिलता है कि यूएस की इकोनॉमी फिर से रिवाइव होने लगी। अभी कैसे पता चलेगा कि जो है यूएस की इकोनॉमी जो है वो फिर से रिवाइव हो रही है? क्योंकि देखो वहाँ पे एक बड़ा फ़ेमस टर्म है क्वांटिटेटिव ईज़िंग का। मतलब पैसे को अगर इकोनॉमी के अंदर डालना है तो बस सरकार खर्चा करे, ये करे, वो करे, जिससे जो है वो पैसा बहुत ज़्यादा इकोनॉमी के अंदर आने लग जाए। ठीक है? तो ये जो है, तो ये थोड़ा-सा उन्होंने वहाँ पे रोका है, रिवाइवल देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी मुश्किल है कहना कि क्या यूएस की इकोनॉमी बिल्कुल ठीक हो गई है या फिर यहाँ पे एक डबल डिप रिसेशन आएगा तो आएगा। ठीक है? तो ये कुछ इसकी कहानी हमने आपको बता दी। अब नेक्स्ट बात आती है यूरोज़ोन क्राइसिस की। इसकी कहानी भी खुद में बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि यूरोपियन यूनियन आप जानते हो क्या रिप्रेजेंट करती है? यूरोपियन यूनियन रिप्रेजेंट करती है एक इकोनॉमिक मार्केट को। हुँ? कि भई हम इकोनॉमिकली सब एक हैं, इकोनॉमिक यूनियन को रिप्रेजेंट करती है। क्या है कि भाई जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो एक-दूसरे के साथ में फ्री ट्रेड करेंगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है चलो। तो यहाँ तक पिक्चर सही चल रही थी। अब यूरोज़ोन पिक्चर में कब आया? यूरोज़ोन आया एक्जिस्टेंस में जब मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी को साइन करा गया 1992 में, है ना? कि अब ये होगा कि भाई हम मॉनेटरी यूनियन भी होंगे, मनी के टर्म्स में भी हमारा एक सेंट्रल बैंक होगा और एक सिंगल करेंसी चलेगी सब यूरोपियन यूनियन के अंदर। कि जो स्पेसिफिक करेंसीज चल रही हैं यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज की, वो रिप्लेस करके एक सिंगल करेंसी को अडॉप्ट कर लिया जाएगा। चलो भाई, कोई बात नहीं। रिजल्ट के तौर पे करेंसी को कौन सी माना गया? यूरो को, है ना? तो यहाँ पे यूरो पिक्चर में आ गया कि यूरो को जो है एक कॉमन करेंसी बना देंगे और ये एग्जिस्टेंस में आया ड्यूरिंग 2002। बट अब इसमें जो 27 मेंबर्स कंट्रीज थी उसमें से सिर्फ और सिर्फ 17 मेंबर्स जो यूरोपियन यूनियन के थे उन्होंने यूरो को कॉमन करेंसी के तौर पे मान लिया। ठीक है? और यहाँ पे पार्ट बन गया यूरोजोन का। गौर से समझिएगा, 17 कंट्रीज जो हैं, देखो 27 में से 27 में से जो 17 कंट्रीज हैं इन्होंने यूरो को भी मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया कॉमन करेंसी के तौर पे, और ये यूरोजोन का भी पार्ट बन गई। ठीक है? अभी 2020 तक के डेटा की अगर मैं बात करूं तो 2020 में जो यूरोजोन है वो बना है 19 कंट्रीज से। 19 कंट्रीज हैं इसके अंदर, 28 कंट्रीज आपकी यूरोपियन यूनियन की स्टेट्स हैं, उसमें से 19 जो है वो यूरोजोन का पार्ट है 2020 तक। ठीक है? अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हुआ क्या कि कुछ मेंबर्स ने यूरो को ऑप्ट नहीं करा है, उन्होंने ऑप्ट नहीं करा, जिसमें 10 ऐसे मान लो। उसमें से स्पेशली स्वीडन की बात करें, यूके की बात करें, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की और स्विट्जरलैंड की, इन्होंने यूरो को एक्सेप्ट तो करा, है ना, लेकिन खुद की रिस्पेक्टिव करेंसी भी रखी और ये यूरोजोन का पार्ट नहीं हुए, बट ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट थे। समझ रहे हो पूरी बात को कि यूरो को तो एक्सेप्ट कर लिया लेकिन अपनी खुद की करेंसी भी रखी और ये यूरोजोन का पार्ट नहीं रहे बट यूरोपियन यूनियन का पार्ट रहे। क्लियर? यहाँ पे कुछ 6 कंट्रीज ऐसी भी रही जिन्होंने यूरो को एक करेंसी के तौर पे जो है एक्सेप्ट कर लिया, है ना, इन्होंने यूरो को एज एन करेंसी के तौर पे ले लिया, बट ये यूरोजोन का पार्ट नहीं रही, है ना। तो इससे वैसे सब कुछ जोड़ घटा के कितना समझ में आता है हमको? हमको ये समझ में आता है कि 23 कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में उनके पास यूरो जो है वो करेंसी है, जिसमें कि 19 कंट्री जो हैं वो पार्ट हैं यूरोजोन का। तो ये ना सोचिएगा कि जो यूरो को मानती हैं या यूरो को एक्सेप्ट करती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंट्री यूरोजोन का भी पार्ट है ना। तो ये दोनों अलग अलग चीजें समझ लीजिएगा। अब यूरोजोन जो मैं आपको बता रही हूँ, तो यूरोजोन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम रही थी जब से ये बना था, जब से एग्जिस्टेंस में आया था। कौन कौन सी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थी? सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये
कि ऑफ अ यूनियन ऑफ डिसिमिलर इकोनॉमी। भाई ये जो यूनियन था, ये जो एक तरीके से कह लो सब मेल मिलाव है, ये अलग अलग डिसिमिलर, एक जैसी इकोनॉमीज का नहीं है, ये अलग अलग डिसिमिलर इकोनॉमीज का है। इनकी साइज डिफरेंस है, इनके साइज में डिफरेंस है, इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलग अलग है, रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट का लेवल और इनकम्स सब कुछ अलग अलग है इकोनॉमी, जो सब एक साथ आई, जो यूनियन हुआ। तो एक तरफ जो मजबूत मजबूत इकोनॉमीज थी, स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर, जैसे कि आपकी जर्मनी हो गई, फ्रांस हो गई, इटली हो गई, सब मजबूत इकोनॉमीज हैं एक तरफ तो ये। और दूसरी तरफ पेरिफेरल इकोनॉमीज जैसे कि ग्रीस हो गई, पोर्टुगल हो गई, स्पेन हो गई। तो एक चीज तो बहुत होती कि एक अमीर आदमी और एक नॉर्मल आदमी एक साथ रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। गलत कह रही हूँ, है ना? तो ये दोनों चीजें यहाँ पे देखने को मिली। अभी समझो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे दूसरी बात ये कि कुछ जो यूरो जोन के मेंबर थे, इनकी स्ट्रॉन्ग करेंसी थी बिफोर यूरो केम इनटू एग्जिस्टेंस, है ना? यूरो के इस पिक्चर में आने से पहले, यूरो के एग्जिस्टेंस में आने से पहले कुछ ऐसी जो यूरो जोन के मेंबर कंट्रीज थी, उनकी स्ट्रॉन्ग करेंसी थी, मजबूत थी, जैसे कि द्यूशी मार्क्स जर्मनी की, फ्रेंच फ्रैंक्स हो गई, इटालियन लिरा हो गई, है ना? इनकी काफी मजबूत करेंसी थी। और जो दूसरी कुछ वीक करेंसी थी, जैसे ग्रीस की ड्राकमा, पोर्टुगल की स्क्यूडो और स्पेन की पेसेटा, इनकी कुछ वीक थी यूरो के आने से पहले। दस जो मॉनेटरी यूनियन था वॉज नॉट अक्रॉस सिमिलर मॉनेटरी स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमीज। वही वाली बात कहने का मतलब है कि जो मॉनेटरी यूनियन है, ये सारी एक जैसी सिमिलर इकोनॉमीज का के बीच का नहीं था, समझे? क्योंकि किसी की स्ट्रांग थी, किसी की जो है वो कमजोर थी इसके पिक्चर में आने से पहले। उसके बाद तीसरी दिक्कत क्या? तीसरी दिक्कत ये कि जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज थी, खासकर जर्मनी वगैरह, है ना, इनका करंट अकाउंट सरप्लस था। याद है आपको, मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में सब बताया था, करंट अकाउंट सरप्लस क्या होता है, डेफिसिट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, सब बताया है ना? तो इसलिए बेस से अगर समझना है तो सारे चैप्टर्स को देख के आइएगा। तो कुछ बड़ी बड़ी इकोनॉमीज आप जानते हैं, अच्छी इकोनॉमीज, बड़ी इकोनॉमीज, मजबूत इकोनॉमीज का करंट अकाउंट सरप्लस रहता है, लेकिन कुछ करंट अकाउंट डेफिसिट थी, है ना? बहुत ज्यादा कुछ जो कंट्रीज थी उनका करंट अकाउंट डेफिसिट था, और वो लार्जली विद जर्मनी के साथ था। ये भी था कि जर्मनी ने मान लो ट्रेड करा किसी दूसरी कंट्री के साथ में, ठीक है, तो जर्मनी को तो खूब पैसा लेना है, लेकिन इनको खूब पैसा देना है, तो इसके पास जो है वो सरप्लस चल रहा है, इसके पास तो डेफिसिट चल रहा है। समझे? इस तरह से समझ लो मोटा मोटा। उसके बाद आखिरी दिक्कत ये थी कि यहाँ पे ग्रोथ विद स्टेबिलिटी पैक्ट था अमंग यूरोजोन मेंबर्स, ठीक है? यूरोजोन मेंबर्स के बीच में एक ग्रोथ विद स्टेबिलिटी पैक्ट था, है ना? ये ज्यादा अगर देखें, विच वाज मोर ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग रेदर देन फिस्कल यूनियन। अब यहाँ पे ये ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नेचर का ज्यादा था फिस्कल यूनियन से ज्यादा। फिस्कल यूनियन ऑफ डेप्थ टू जीडीपी नॉट एक्सीडिंग 60% एंड डेफिसिट टू जीडीपी नॉट एक्सीडिंग 3%। समझो, ये क्या सीधे था कि फिस्कल यूनियन ऑफ डेप्थ टू जीडीपी ये 60% से ज्यादा ना होना चाहिए, और डेफिशिट टू जीडीपी 3% से ज्यादा ना होने चाहिए, ठीक है? विच वॉज नेवर अडहेड टू बाय द मेंबर कंट्रीज। ये तो इस पे तो टिकी ही नहीं मेंबर कंट्रीज की, वैसे फिस्कल एक्सेसेस आने लगी, हाई लेवल ऑफ डेफिशिट होने लगे, और इससे बहुत मात्रा में जब डेफिशिट होते हैं, आपके पास समझ लो पैसा नहीं है, तो आप क्या करते हो? बोरोइंग करते हो ना, तो बड़ी मात्रा में कर्जा लेने लगे, बोरोइंग आने लगी, और जिसे स्पेशली रिफर करा जाता है पिग्स इकोनॉमी के तौर पे, ठीक है? ये पिग्स इकोनॉमी का मतलब पता है क्या होता है? PIGS। हम्म इसमें आपकी पोर्टुगल है, आयरलैंड है, ग्रीस है, स्पेन है। तो ये जो इतनी पूरी पिक्चर मैंने आपको बताई, इसमें देखो यूरोजोन क्राइसिस ये क्या है? ये सोवेरियन डेप्थ क्राइसिस है। क्यों? क्योंकि ये सरकार का डेप्थ था आउटसाइड द कंट्री, इसलिए सोवेरियन डेप्थ क्राइसिस हुई है। अभी नेक्स्ट बात करेंगे सिप्रस क्राइसिस की। तो इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, छोटी सी ही है। यहाँ समझिए, ये बैंकिंग सेक्टर की क्राइसिस थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी वही हाल करा इन्होंने भी, इकोनॉमिक क्राइसिस आई यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओवर लेवरेज लोकल प्रॉपर्टी रही सिप्रॉइड बैंक की, कि भैया लो पकड़ो, मतलब इनकी जो ये जीडीपी रही है, जीडीपी से कई गुना ज्यादा इनका बिजनेस चल रहा था। उसके बाद हाई एक्सपोजर था ग्रीक बॉन्ड्स का। तो इतना मात्रा में करोगे तो भाई इतने जब पैसा लौटाने की बात आएगी तो लौटाओगे कहाँ से? तो यही यहाँ पे भी देखने को मिला। और डूबा यहाँ समझ लो सेकेंड लार्जेस्ट बैंक इनका जो है वो बंद हो गया था। इसे इसका नाम था आपका सिप्रस
पॉपुलर बैंक, है ना, लाइकी बैंक भी बोलते थे। तो इसमें सब कुछ बेल आउट किसने किया है? यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने। तो ये सिप्रस क्राइसिस रही। उसके बाद ग्रीस डेब्ट क्राइसिस की बात करते हैं। देखिए ग्रीस डेब्ट क्राइसिस जो है ये काफ़ी ऐसी चीज़ थी, डेंजरस अमाउंट ऑफ सुवेरियन डेब्ट द ग्रीक गवर्नमेंट ओन्स। भैया सरकार जो थी ग्रीस की, इनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो कर्जा था, डेब्ट था। तो कैसे भाई, आखिरी में जो होता क्या है, डेब्ट क्राइसिस नाम ही है। तो ये जब बहुत ज़्यादा कर्जा होता है तो सरकार आखिरी में डूबती ही डूबती है, इकोनॉमी हिलती हिलती है। वही हुआ यहाँ पे भी। और यही बहुत बड़ा, इतना कर्जा ही बहुत बड़ा खतरे का कारण बना जब यहाँ पे जो डेब्ट डिफॉल्ट है इसने जब भाई ये पैसा नहीं देने पाने लगे, तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के लिए गड़बड़ी होने लग गई। ठीक है, इट बिकेम हजार्डियस व्हेन अ पॉसिबल डेब्ट डिफॉल्ट थ्रेटन द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन को लगा भैया अब क्या होगा। तो 2008 के बाद से यूरोपियन यूनियन के लीडर्स स्ट्रगल कर रहे हैं एक सोल्यूशन को लाने में कि क्या सोल्यूशन लाया जाए। और उस वक्त ग्रीस की इकोनॉमी जो है वो 25% से कम हो गई थी, है ना। कि भाई कैसे भाई, अगर हम कहें कि आपका स्पेंडिंग काफ़ी कम हो गई, टैक्स जो है इंक्रीज करा गया, जो डिमांड करा जा रहा था क्रेडिटर्स के द्वारा। तो ग्रीस का जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो था वो 179% हो गया था। समझ लो कितना कर्जा था आपका जो है वो ग्रीस के ऊपर। 179% ग्रीस का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, जीडीपी से कितना गुना ज्यादा इनका कर्जा था। अब डिसएग्रीमेंट इज अ मैटर ऑफ विच कंट्रीज लूज आउट मोर। अब देखो होता मतलब क्या है ना, जब चार लोग एक साथ बैठते हैं और जब एक बात पे अग्री नहीं करते तो सबसे बड़ी दिक्कत सामने आती है। और ग्रीस चाहता था कि यूरोपियन यूनियन जो है उसका कुछ कर्जा माफ कर दे, है ना, कि चलो माफ कर दो। और फरवरी 2015 के बाद से, फरवरी 2015 के बाद से अलग अलग यूरोपियन यूनियन की जो अथॉरिटीज थी, यूरोपियन अथॉरिटीज जो थी अलग अलग, और प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो थे, इन्होंने लोन दिया था ग्रीस को करीब 294.7 बिलियन यूरोस का, अच्छा खासा। और ग्रीस ने सिर्फ लौटाया मालूम है कितना है, यकीन मानेंगे आप, सिर्फ और सिर्फ 41.6 बिलियन यूरोस को लौटाया। अच्छा हम लोग दूर से देखे कितना अच्छा कहते हैं ना, बाहर फॉरेन कंट्री जाना है, घूमने के लिए जाना है, तो ऐसा नहीं है, सबकी एक एक बार लग चुकी है लंका। तो क्राइसिस जो है उसने ट्रिगर करा यूरोजोन डेब्ट क्राइसिस को, और बहुत ज़्यादा जो है फियर जो है क्रिएट कर दिए इसने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के भी। अब इस पे सवाल ये उठता है कि यूरोजोन की खुद की वायबिलिटी पे कि भैया पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इसने कहा कि भाई देखो, जो भी ज़्यादा यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं जो बहुत ज़्यादा कर्जे में हैं, तो इनके साथ तो भाई आगे दिक्कत हो सकती है। चलिए ग्रीस की क्राइसिस को थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ बहुत अच्छे से, है ना, क्योंकि ये तो आप समझ गए होंगे बेसिक बात अभी तक लिखी क्या थी। यही लिखी हुई थी कि यूरोपियन यूनियन को भैया डर लगा, ग्रीस ने पैसा उतना नहीं लौटाया, ग्रीस आ गया था बहुत कर्जे में। बस ये 3 पॉइंट है, इतना समझिएगा। अब ग्रीस क्राइसिस को एक्सप्लेन करा है यहाँ पे कि 2009 की बात है, ये 2009 की बात है, जब ग्रीस ने अनाउंस करा अपना बजट डेफिसिट। कहा कहा उन्होंने कि डेफिसिट हमारा जो है वो 12.9% का होगा हमारे जीडीपी के कंपैरिजन। ठीक है, अभी भी ये बहुत था, ये 4 गुना ज़्यादा था यूरोपियन यूनियन के 3% की लिमिट से। यूरोपियन यूनियन ने लिमिट लगा रखी है, वो कहा है कि आपका जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो होना चाहिए वो 3% होना चाहिए बस, है ना। लेकिन इन्होंने ऑलरेडी, ग्रीस ने अनाउंस करा कि मेरा 12.9 होगा, तो ये भी 4 गुना, लगभग 4 गुना ज़्यादा हो गया। तो जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं, ठीक है, इनका नाम बताते हैं, रेटिंग एजेंसीज फिच हो गई, मूडीज हो गई, स्टैंडर्ड एंड पुअर हो गई, है ना, ये रेटिंग्स देती हैं कंट्री को। तो भाई उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया था ना, यूएसए की रेटिंग भी घट गई थी पहले, तो यहाँ पे इन रेटिंग एजेंसी ने यूएस जो सॉरी ग्रीस की जो है वो क्रेडिट रेटिंग्स को कर दिया कम, लोअर कर दिया। अब जिससे क्या हुआ, अब जानते हो, एक बार बताओ, किसी कंट्री की रेटिंग अगर बढ़िया है तो इन्वेस्टर्स वहां जाके इन्वेस्ट करना चाहेंगे, लेकिन अगर रेटिंग कम हो गई है तो इन्वेस्टर्स को डर लगेगा, वो पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो जब इन्वेस्टमेंट ग्रीस में कम हुई तो जो लोन्स ले रखे थे ग्रीस ने, अब उसकी पैसा कैसे चुकाएगा, पैसा ही नहीं आ रहा है तो, है ना। और
यहाँ पे ग्रीस के पास अच्छे ऐसे चांस भी नहीं थे। अब अच्छी रेटिंग है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अगर ग्रीस के पास वही वाली बात है कि अगर आप बिल्कुल समर्थ हैं पैसा लौटाने में तो आपको बैंक लोन दे देगा। वैसे ही हुआ ग्रीस के साथ में भी कि जब ग्रीस समर्थ ही नहीं था, रेटिंग ही खराब थी, तो इसको लोन मिलने के चांसेस बड़े खराब थे कि लोन लेके वो अपना कर्जा लौटा दे। समझ रहे? तो यूरोपियन यूनियन और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये ने करीब 240 बिलियन यूरोस दिए इमरजेंसी फंड्स में इन रिटर्न फॉर दी ऑस्टेरिटी मेजर्स, है ना, कुछ मेजर्स इन्होंने स्ट्रिक्ट उठाए और इसमें यूरोपियन यूनियन के पास कोई चॉइस तो बची नहीं थी, बट ये था कि भाई देखो अपनी मेंबर कंट्री के साथ में तो खड़ा होना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई वो करेगी क्या, वही मेंबर कंट्री है वो, है ना, वरना फिर जो है ग्रीस के साथ में दिक्कत होगी और यूरोजोन या आप कह सकते हो डिफॉल्ट तो सब छोड़ ही देखिए, है ना, ग्रीस दिक्कत देगी और यूरोजोन के साथ भी दिक्कत पैदा हो जाएगी, तो भाई साथ तो देना ही पड़ेगा। अच्छा, अब ये ऑस्टेरिटी मेजर्स जो थे इसमें था कि ग्रीस जो है वो इंक्रीज करे अपना वैल्यू एडेड टैक्स, है ना, कॉर्पोरेट टैक्स रेट थोड़ा बढ़ाए तो पैसा आने लग जाएगा इसके पास में, और ये जो टैक्स के अंदर लूप होल्स है इसे क्लोज करे ताकि भाई लोग जो बचा लेते हैं ना टैक्स इवेजन की जो प्रॉब्लम होती है ना वो ना हो पाए, ये सब भी कहा गया। भाई जो अर्ली रिटायरमेंट लेने वालों को जो इंसेंटिव्स वगैरह दे रहे थे इनको भी थोड़ा इंसेंटिव्स कम करें, है ना, कुछ वर्कर कंट्रीब्यूशन को बढ़ाया जाए पेंशन सिस्टम में कि वर्कर जो है वो अपने पेंशन सिस्टम में थोड़ा और अपनी सैलरी का कंट्रीब्यूशन करे, इस चीज़ में बढ़ावा करा जाए। एक इम्पॉर्टेंट चेंज ये था कि प्राइवेटाइजेशन करा गया कई सारे ग्रीक के बिजनेसेस का, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का तो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में चीज़ें होंगी तो सरकार के पास से थोड़ी सी जिम्मेदारी कम हो जाएगी, ठीक है, तो थोड़ा सा यूनियंस वगैरह की भी पावर थोड़ी कम होगी। तो जनवरी 15 2018 की बात है जब ग्रीस के पार्लियामेंट ने कहा कि ठीक है हम ये जो नए वाले ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं उनको हम अग्री करते हैं, ठीक है हम मानते हैं, और इट नीड्स टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ बेल आउट पेमेंट, ठीक है, अब इनको जो है ये था कि अब जो बेल आउट पेमेंट था नेक्स्ट राउंड कि भाई इनको पैसा वगैरह मिलना है, फाइनेंसिंग होनी है, इसके लिए अब इनको क्वालिफाई करना है, और बेल आउट प्रोग्राम को शेड्यूल करा गया था अगस्त 2018 में, ठीक है। ग्रीस का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था ये 20% तक गिर गया था, फॉर मोर देन 25%, ये 2013 में तो बहुत ज़्यादा था, 25% से ज़्यादा था, लेकिन अब जो है 2018 के आसपास ये 20% तक गिर के आ गया था। इसकी इकोनॉमी भी बढ़ी थी 2.5% से, और अगर आप कंपेयर करो तो ऑलमोस्ट 10% कॉन्ट्रैक्शन हुआ था इसका 2011 में। 2011 में एकदम श्रिंक हो गई थी 10% से, लेकिन अभी चलो 2.5% से ऊपर बढ़ी थी। ये भी था कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई ये एटलीस्ट 75% अपने कर्जे का ये 2060 तक पे कर देगा, ठीक है। तब तक के लिए यूरोपियन क्रेडिटर्स जो हैं इनको देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि भाई ग्रीस अपने मेजर्स के हिसाब से जो भी ये ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं उनके हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब जून 21 2018 की बात है जब ग्रीस के क्रेडिटर ने ये अग्री करा कि हम यहाँ पे 10 साल का एक्सटेंशन जो है मैच्योरिटीज के ऊपर, है ना, वो लेते हैं, वो करीब 96.6 बिलियन यूरोस का है उनके लोन का, करीब 1/3 ग्रीस का टोटल डेप्थ का, अच्छा खासा कर्जा है ना, तो करीब 96 हो गया, तो करीब 1/3 हो जाता है ना, एज वेल एज 10 सालों का ग्रेस पीरियड भी लिया गया इंटरेस्ट में, है ना, इंटरेस्ट देने में और मोर्टाइजेशन पेमेंट में ऑन द सेम लोन्स, ठीक है, चलो ग्रेस पीरियड इनको मिल गया है कि हम इतने टाइम पैसा सा कमा के आपको लौटा देंगे, और ग्रीस सक्सेसफुली एग्जिस्टेड एज डिक्लेयर्ड द बेल आउट्स ऑन अगस्त 20 2018, चलो ठीक, बहुत अच्छी बात है, और मार्च 2019 में ग्रीस ने अपने 10 ईयर बॉन्ड्स को बेचा पहली बार सिंस बिफोर द बेल आउट। चलो भाई ये कुछ कहानी, चलो ग्रीस थोड़ा बहुत तो स्टेबल हुआ, लेकिन आए क्राइसिस हर जगह पे, तो ये सब दिखने में बड़ी सुंदर सुंदर लगती हैं, लेकिन हर जगह पे जितनी इकोनॉमी ओपन है जितना ज़्यादा ये सब है उतना ज़्यादा फंसी भी है। फिर नेक्स्ट आता है ब्रेक्जिट, मतलब ब्रिटिश एग्जिट, बहुत अच्छी बात है, क्या है ये समझते हैं। देखिए यूनाइटेड किंगडम ने कहा कि हम यहाँ पे यूरोपियन यूनियन को अब छोड़ देंगे, खैर छोड़ भी दिया, फॉर्मली इन्होंने 31 जनवरी 2020 को यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया है, लेकिन अभी बहुत सारी बातें नेगोशिएशंस अभी आना बाकी हैं, और अभी खैर चल भी रही हैं, कुछ चीज़ें आ भी गई हैं, ठीक है, तो इससे काफ़ी दिक्कत हुई थी जब छोड़ा था, तो ये डिसीजन से ही काफ़ी ब्रिटिश पाउंड भी गिर गया था,
तो पब्लिक वोट जिसे रेफरेंडम कहते हैं ना, रेफरेंडम के बारे में आपने सुना होगा, प्लेबिसाइट, रेफरेंडम। ये रेफरेंडम हुआ जून 2016 में, जब करीब 17.4 मिलियन लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, ब्रेग्जिट करना चाहिए, ब्रिटिश को अब एग्जिट कर लेना चाहिए यूरोपियन यूनियन से। ठीक है, तो मतलब कैसा रहा था कि छोड़ने वाली साइड पे कुछ 52% लोग थे और ना छोड़ने वाली साइड पे कुछ 48% लोग थे। ठीक है, अब आप थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लो कि यूनाइटेड किंगडम ने 1973 में 1973 में ज्वाइन करा था यूरोपियन यूनियन को। ठीक है, व्हेन इट वाज नोन एज यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी उसको तब बोलते थे, और ये पहला मेंबर ऐसा बना है यूरोपियन यूनियन का जिसने यूरोपियन यूनियन को छोड़ा है। तो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम ने कुछ अग्री करा है, कुछ टर्म्स है ना, कि यूरोपियन यूनियन के से जो हट रहे हैं तो उससे कुछ टर्म्स भी करे हैं। दोनों साइड ने कहा है कि हम बैठेंगे, हम फ्यूचर का रिलेशन कैसा होगा सब डिसाइड करेंगे। ठीक है, उन चीज़ों पे काम करेंगे, कैसे क्या चीज़ें होंगी, आगे कैसे होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है क्या जो है मतलब हमारे हटने के बाद क्या चीज़ें डिसाइड करी जाएंगी, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये जो टाइम रहेगा ये पूरा जो है ये खत्म होगा आपका 31 दिसंबर 2020 में खत्म होने की बात थी, और उस समय ये था कि 11 महीने के पीरियड में जो भी है ना, क्योंकि देखिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक 11 महीने हो रहे थे, तो जो 11 महीने का पूरा पीरियड है उसमें यूनाइटेड किंगडम जो है वो यूरोपियन यूनियन के रूल्स फॉलो करता, उसकी ट्रेडिंग रिलेशनशिप सेम रहती। और ये ज़रूरी इसलिए था क्योंकि भाई यूके जो है ना वो अब सिंगल मार्केट को छोड़ रहा था, और क्योंकि अब देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चलता था ना आपस के बीच में, कि भाई यूरोपियन यूनियन के बीच में बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के आराम से गुड्स वगैरह इधर उधर जाएंगे। ठीक है, ट्रेड के अलावा बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट थे फ्यूचर यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन के रिलेशन को लेके जिनको डिसाइड करना था, जैसे कि लॉ एनफोर्समेंट, डेटा शेयरिंग, सिक्योरिटी कैसी होगी, एविएशन स्टैंडर्ड, सेफ्टी, एक्सेस टू फिशिंग वाटर्स, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस क्या होगा, लाइसेंसिंग और रेगुलेशन, मेडिसिन वगैरह क्या होगा। काफ़ी चीज़ें तो खैर डिसाइड हो गई हैं, अभी तो 21 आ गया है, अभी तो चीज़ें वहीं चली रही हैं। खैर बेस समझा दिया मैंने, सब कुछ समझा दिया, यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये वाला चैप्टर भी। तो if you like the video, do like the video, share it with your friends, subscribe your channel Surfires, and if you want to support me in my work, just press the join button and enjoy the various perks. Also you can watch these videos on Facebook, just like the page Surfires, and Twitter, Instagram, Telegram, all the handles are in description box. Please follow the link and have a wonderful day. Take care, bye.